देखिए अक्रेंस की बात करें तो अक्रेंस ऑफ कोर्स क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है तो सब जगह प्रेजेंट होगी। एज ए पैरासाइट प्रेजेंट होगी, एज ए सेप्रोफाइट प्रेजेंट होगी। सेप्रोफाइट भी हेटेरोट्रॉप है और पैरासाइट भी हेटेरोट्रॉप है। पैरासाइट में भी जो है उस किसी की डेथ कॉज करा सकते हैं ऑर्गेनिज्म की जिस पर ये रह रहे हैं, या सेमी पैरासाइट की तरह रह सकते हैं कि उनको नुकसान ना पहुंचाए। सेप्रोफाइट में ऑलरेडी डेड और डिकेइंग मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो अर्थ या इकोलॉजिकली, पृथ्वी के लिए या इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट है फंगस ऑफ कोर्स, ये हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था। और सिम्बायोंट रहते हुए भी, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए माइकोराइजा जो है अबंडेंट है, हर एक प्लांट में लगभग माइकोराइजा प्रेजेंट रहती है। और लाइकन भी जहां ग्रो करते हैं वहां पर जो है बेनिफिशियल है इकोलॉजी के लिए, क्योंकि वो एज ए डाइट का भी वर्क करते हैं और नेचर को भी बैलेंस करते हैं लाइकन्स भी। तो इनके रोल जरूर है और जो है बेनिफिशियल रोल ही है, बट एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए डिपेंड दूसरे पर ही है। हिंदी में कहावत है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो सिमिलरली जहां सूर्य की रोशनी भी शायद नहीं पहुंचती हो वहां भी जो आपके फंगस है वो जरूर पहुंचते हैं। तो सॉइल में, डेड डिकिंग मटेरियल पर, प्लांट पर, एनिमल पर, फूड पर, जैम, ब्रेड, फ्रूट, हर एक जगह पर, वाटर पर, ओशन में, सी में, ठीक है, या रिवर्स में, फ्रेश वाटर में, हर जगह पर यूनिवर्सल है फंगस, कहीं भी पाई जा सकती है। प्योरली एक्वेटिक होती है, टेरेस्ट्रियल है, एवरीथिंग। ये बात थी अकरेंस की। अकरेंस जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है। तो एल्गी की तरह कोई बहुत ज्यादा डिटेल में इसे नहीं पढ़ना अकरेंस को कि आइस पर पाए जाए तब हम क्या कहेंगे, वाटर में तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये कॉस्मोपॉलिटन है तो एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये पाई जाएगी। अब हम इसके थैलस की बात करते हैं, जो वेजिटेटिव थैलस है। रिप्रोडक्टिव थैलस कोई अलग से नहीं है, उसी थैलस पर रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, तो वो हम रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो वेजिटेटिव थैलस है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। एक थैलस के नाम पर केवल एक सेल है, जैसे कि सैक्रोमाइसिस में या सिनकाइट्रियम में। मैंने बता चुका मैं कई बार कि ये प्रोटिस्ट भी हम कह सकते हैं इन्हें। जो दूसरे मतलब जो और मेनली सारे ही फंगस हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, कभी भी प्रोकैरियोटिक तो फंगी हो ही नहीं सकती, नहीं तो वो मोनेरा किंगडम में होती। तो सारे के सारे जो है वो थैलॉइड या फिलामेंटस टाइप होते हैं। इनकी एक थ्रेड को, या जो इनका फिलामेंट होता है उसे हम हाइफे कहते हैं, और सिंगुलर हाइफा है। तो हाइफा से मिलकर टेंगल्ड मास ऑफ हाइफा माइसीलियम कहलाता है। मानो ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे है, ये तीसरा है, चौथा है, एंड सिमिलरली बहुत सारे हाइफे जब होते हैं तो एक माइसीलियम यानी कि एक फंगस बनती है। वो सेप्टेट हो सकता है, ए सेप्टेट हो सकता है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेप्टेट होने का मतलब इस तरह से हो फिलामेंट जिसके अंदर सेक्शंस हो, सेप्टम हो, ठीक है, सेपरेशन हो बेसिकली। या अगर सेप्टेशन नहीं है तो मल्टी न्यूक्लियर ट्यूबुलर ए सेप्टेट हाइफा जो है वो सिनोसिटिक कहलाता है। ये नीचे लिखना चाहिए था। तो ए सेप्टेट सिनोसिटिक है जिसमें कोई सेक्शन नहीं है और न्यूक्लियस बहुत सारे हैं। देखो अगर न्यूक्लियस एक ही और कोई सेक्शन ना हो, एक ही न्यूक्लियस और कोई सेक्शन नहीं, तब तो यूनिसेलुलर हो गया ना। तो काफी सारे न्यूक्लियस और कोई सेक्शन नहीं, वो सिनोसिटिक या एसेप्टेट कहलाता है। और सेप्टेट जो यहाँ पर ये रिवर्स कर लीजिए, इसको उल्टा लिख दिया मैंने। सेप्टेट वो होते हैं, मैं इसको नोट्स में ठीक कर दूंगा ऑफ कोर्स। सेप्टेट जिसमें सेप्टम हो, तो सेप्टम वाले में मोनो कैरियोटिक, जिनमें ऐसे सेक्शन हो जिसमें एक एक न्यूक्लियस हो। डाई कैरियोटिक, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दो दो न्यूक्लियस हो। तो सेप्टेट में भी काफी सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है इवन सेप्टेट भी, कि एक ही सेप्टम में काफी सारे न्यूक्लियस हो, दो से भी ज्यादा। दो सेप्टम्स आपस में सेप्टल पोर के थ्रू जो है सेपरेटेड होते हैं। ये एक सेप्टम है, सॉरी ये एक सेप्टेट है, ये दूसरा सेप्टेट है। यहां बीच में, इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए पोर्स हैं। कोई प्लांट की तरह जंक्शंस तो है नहीं, जैसे प्लांट में कौन से जंक्शन होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल्स में गैप जंक्शन है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। जब हम जंक्शन पढ़ रहे थे मैंने वहां भी बताया था सेप्टल पोर्स कहते हैं जंक्शंस को, कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा जरूर। फंगस के अंदर सेप्टल पोर्स कहते हैं जंक्शन को, तो वो सेप्टल पोर है जो दो सेप्टेट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा सेप्टेट है, इसका मतलब हम सेप्टेट माइसीलियम की बात कर रहे हैं। सिनोसिटिक माइसीलियम में तो जरूरत ही नहीं है सेप्टल पोर्स की, वहां तो पूरा साइटोप्लाज्म एक ही है, तो मटेरियल्स का एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट सेप्टल पोर होते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर क्या है, मानो ये सेल वॉल है, मैं इसको ड्रॉ करूं इस प्लेन में, तो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहां से, ठीक है, क्योंकि पोर है तो वो क्या होंगे, होलो होंगे सेंटर से। अब एक सेप्टम से, मानो ये सेकंड सेप्टम है, ये पहला सेप्टम है, ऊपर की तरफ एक सेल, दूसरी सेल। इस सेल में इस सेल से उस सेल में जब चीजें जाएंगी या इधर से उधर आएंगी तो इन माइक्रोस्पोर्स के थ्रू आती है। तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं टाइनी पोर्स हैं,
एक एग्जांपल है जियोट्राइकम। जियोट्राइकम फंगस में माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर हैं जिनके थ्रू, यानी डायरेक्ट एक तरह से जंक्शन है, ओपन चैनल जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, तो ये माइक्रोपोर्स हैं। ठीक है, काफी सारी फंगस में जैसे कि एस्कोमाइकोटिना में या ड्यूट्रोमाइकोटिना के कई मेंबर्स में सिंपल पोर होता है। बिल्कुल सिंपल पोर का मतलब जैसे सिंपल पिट आपने अगर पढ़े हो ट्रकीड्स में, वेसल्स में या प्लांट एनाटॉमी में, कि मानो ये एक प्लांट सेल है, इस पर बिल्कुल राउंड एक पिट है। इसी तरह से दूसरी प्लांट सेल के मिडल लैमिला मतलब सेल वॉल में उसके सामने एक और पिट है। तो पिट टू पिट बिल्कुल सिंपल पिट प्रोजेक्शंस होती है, कोई उनका बॉर्डर नहीं है। ठीक है, कोई उनमें टॉर्गस नहीं है, बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में चीजें जा सकती हैं। तो सेल टू सेल नहीं जाती हालांकि, क्योंकि वो केवल सेल वॉल के पिट्स हैं। जब एक पिट के सामने उसका दूसरा पिट होता है तो ये पिट पेयर कहलाता है। अगर एक पिट के सामने दूसरा पिट नहीं है तो ये ब्लाइंड पिट कहलाता है। तो बिल्कुल उस पिट के जैसा केस है कि एक सेप्टम की सेल वॉल और ये दूसरे सेप्टम की सेल वॉल, तो ये ओपन स्ट्रक्चर बिल्कुल ये सिंपल पोर कहलाता है। ये एकदम सिंपल पिट के जैसा जो है जंक्शन है, या जो है उसी के जैसा हमने इसको रेफरेंस लिया है। तो माइक्रोपोर जब छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हो, सेल वॉल कंटिन्यूअस हो, सेल वॉल के अंदर पोर हो। यहाँ एक लार्ज पोर है बिल्कुल ओपन पोर, इसे हम जो है सिंपल पोर कहते हैं। एक होता है हमारा बॉर्डर्ड पिट्स की तरह पिट पोर। सिंपल पोर में और पोर इसमें फर्क ये है कि एक तरह का सिंपल पिट है, ये बॉर्डर्ड पिट है, इसका बॉर्डर भी है। तो यहां जब चीजें जाएंगी तो यहाँ रेगुलेशन है। जो पोर रीजन है इसको हम जूम करते हैं, फिर हम इसको समझते हैं एक बार। जिन्हें ब्लाइंड और सिंपल पिट जिन्होंने पढ़े हुए उनके लिए एकदम इजी है इसको रिलेट करना। ये बॉर्डर्ड पिट है, ये सिंपल पिट नहीं है एक तरह से। थर्ड वन जो पिट पेयर है, पिट सेप्टल पोर जो है, यहाँ ये एक तरह की मेम्ब्रेन है जो रेगुलेट करती है ओपनिंग या क्लोजिंग को। देखो किसी चीज को जाना है, यहां से कोई चीज आई तो पहले ही ऊपर की तरफ ऊपर चला जाएगा थोड़ा, ठीक है, उसको पास कराएगा अपने में से, और फिर क्योंकि एक मेम्ब्रेन है फिर ये दोबारा नीचे आ जाएगा। तो ये जो इसकी झिल्ली है ये डायनेमिक होती है, ये पहले ऊपर जाएगी, स्ट्रेच होगी, चीज ऊपर चलेगी, ये वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो और सिंपल पोर में यहां ऐसा कोई प्रोजेक्शन नहीं होता। तो ये पोर रीजन है ब्लाइंड जो है बॉर्डर्ड पिट की तरह, ये भी पाया जा सकता है, और सिंपल पोर भी पाए जाते हैं। इन्हें हम पोर रीजन कहते हैं बेसिकली। अभी तक 3 तरह के पोर हमने पढ़े। नेक्स्ट जो पोर होते हैं वो होते हैं डोलीपोर सेप्टम, जो कि मेनली बेसिडियोमाइसिटीज का एक फीचर है। जब हम इस फैमिली को पढ़ेंगे तो वहां इसको फिर हम रिपीट करेंगे। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज की जो पहचान है वो है मशरूम, मशरूम की ये फैमिली है मेनली। एक और जो व्हीट रस्ट होता है, रस्ट और स्मट की भी ये फैमिली है। रस्ट एंड स्मट डिजीज तो है ही, साथ ही साथ ये फंगस भी कॉमन नेम है कि रस्ट एक फंगस है, स्मट एक फंगस है। तो रस्ट जो होते हैं मेनली वो पक्सीनिया से होते हैं, पक्सीनिया ग्रामिनस। स्मट जो होते हैं मेनली यूस्टिलैगो से होते हैं। तो यूस्टिलैगो भी और पक्सीनिया भी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। उनके जो थैलस होते हैं और उनके जो सेप्टम है उनके बीच में एक स्पेशल तरह के पोर पाए जाते हैं जिन्हें हम डोलियोपोर सेप्टम कहते हैं। ये एक तरह के बैरल का काम करते हैं, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, ये आपके मेम्ब्रेन है। सेल वॉल तो ये है, दिस वन, दिस इज कंप्लीट सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर पूरी तरह से ओपन पोर नहीं है जैसा कि सिंपल पोर था, या कुछ छोटे छोटे पोर भी नहीं है। ये एक तरह का बैरल है। ठीक है, बैरल जो होता है बैरल शेप या जार लाइक शेप, जार कैश या बैरल शेप जिन्हें हम कहते हैं। तो इनमें जैसे वाटर के लिए बैरल होते हैं या किसी भी चीज के लिए बैरल होते हैं जो रेगुलेट करते हैं उसके मूवमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पर, सिमिलरली अपने आप को डायनेमिक है और ये मूवमेंट करा सकते हैं। खुद मॉलिक्यूल तो मूव करेगा ही करेगा, जो डोलियोपोर सेप्टम है वो जंक्शन जो है वो अपने आप को मूव करा सकता है, वो स्लाइड हो सकता है एक दूसरे के ऊपर। उसमें खुद छोटे छोटे जो है वॉल के अंदर पोर्स है यहाँ जो रेगुलेट कर सकते हैं चीजों के आने जाने को। तो ये स्पेशल तरह के जो पोर होते हैं डोलियोपोर सेप्टम, ये केवल और केवल बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज में रस्ट और स्मट को छोड़ के, यानी मेनली कहें तो अगेरिकस में, मशरूम्स में, क्योंकि रस्ट और स्मट में ना ये वाले जंक्शन होते हैं, दीज वन द सिंपल पोर। तो रस्ट और स्मट को छोड़कर बाकी बेसिडियोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर हैं उस पूरी फैमिली में डोलियोपोर सेप्टम स्पेशल टाइप के सेप्टम पाए जाते हैं। और एक और तरह का सेप्टम है जो रियली में कोई पोर नहीं है, यानी जहां कोई पोर नहीं होता वो उसे सॉलिड सेप्टम हम कहते हैं। तो यहां से चीजों का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए यहां से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ये सॉलिड सेप्टम कहलाएगा।
तो ये जो है बेसल रीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में पाए जाते हैं, जहां चीजों का एक्सचेंज नहीं कराना हमें। कुछ और इन्फॉर्मेशन है फंगस के बारे में जो हम कंटिन्यू करते हैं। सेल्स के अंदर सभी में सेल वॉल होती है जो काइटिन की बनी है, स्लाइम मोल्ड्स को छोड़कर। ये एक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल इनके अंदर है नहीं। बाकी जितने भी यूकैरियोटिक सेल के फीचर होते हैं वो सारे हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी, एवरीथिंग। जो फूड अपना ये स्टोर करते हैं, देखो बेसिक हेट्रोट्रोप हो लेकिन फूड इन्हें मिलेगा। एनिमल्स यानी ह्यूमंस, हम भी तो हेट्रोट्रोप हैं। हम जो फूड डाइजेस्ट करते हैं वो हम स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो फंगस की भी एक सेल, एक सिंगल सेल, वो ग्लाइकोजन या ऑयल की फॉर्म में, उसके अंदर भी वैक्यूल्स हैं, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एवरीथिंग सब कुछ है उसके पास। तो वो भी अपना फूड स्टोर करती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज, और ऑयल बॉडीज की फॉर्म में। ऑयल बॉडीज होती है उनके पास, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स या जो ऑयल है वो फंगस के अंदर कलेक्ट होता जाता है। हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था कि फंगस का ऑयल एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन कमर्शियली वो बहुत चीपर नहीं है, यानी उनका इकोनॉमिकली अगर हम कहें तो एफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए फंगस के ऑयल यूज नहीं किए जाते। बट ऑल्दो वो अपना फूड जो है वो ऑयल की फॉर्म में भी रिजर्व करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का मतलब एक सेप्टेट में एक ही न्यूक्लियस, डाई का मतलब दो न्यूक्लियस, और डाइकैरियन स्टेज का मतलब बाई न्यूक्लिएट। ये देखने को मिलती है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब एक सेल डाइकैरियन हो जाती है, दो न्यूक्लियस बने रहते हैं जब तक दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करें। तो दोनों चीजों में, हैप्लॉइड में, डिप्लॉइड में और डाइकैरियन स्टेज के बीच में, तीनों चीजें जो है किसी भी फंगस के अंदर हो सकते हैं। बात करते हैं मोर्टेलिटी की। मोर्टेलिटी पर हम ऑलरेडी डिस्कस ये भी कर चुके हैं कि केवल लोअर मेंबर्स में ही, ठीक है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक पर एक हो सकता है, एक पर दो हो सकते हैं। जो एक पाया जाएगा इधर, वो या तो विप्लस हो सकता है, स्मूथ एक्रोनिमेटिक भी कहते हैं जिसे, और एक टेंसल हो सकता है हेयर लाइक। ये हेयर लाइक फ्लैजिला होता है, इस तरह से ऊपर हेयर्स होते हैं, और स्मूथ फ्लैजिला पर कोई हेयर नहीं है। आप माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ चुके हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक मोटाइल सेल के पास उसका फ्लैजिला जब होता है तो उसका जो फिलामेंट है फ्लैजिला का, वो 9+2 अरेंजमेंट शो करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम एग्जैक्टली पढ़ चुके हैं, 9+2 का मतलब है 9 तो डबलेट सिलेंडर्स इस तरह से, एंड सो ऑन 9, ठीक है, और दो सिंगलेट सिलेंडर सेंटर में। तो यहां भी 9+2 अरेंजमेंट पाया जाएगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, और इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ फ्लैजिलिन प्रोटीन से फ्लैजिला नहीं बना, यहां जो फ्लैजिला बना है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना है क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है। एक फ्लैजिला फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, टेंसल वाला हेयर जो है वो उसको फॉरवर्ड मूवमेंट देता है, और जो विप्लस टाइप है वो बीटिंग मूवमेंट देता है। तो दोनों तरह के मूवमेंट के लिए अगर बाई फ्लैजिलेटेड सेल है तो आगे बढ़ाने के लिए भी और उसी पोजीशन पर बीटिंग कराने के लिए भी, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वहीं उसको मूव कराने के लिए। देखो मानो ये कोई सेल है, ठीक है, ये बीटिंग करेगी तो ये यहीं होल्ड रहेगी, और ये फॉरवर्ड मूव करना चाहती है तो इसका विप्लस फ्लैजिला इसको हेल्प करेगा आगे मूव करने में। यानी बोटिंग, जब बोट आगे मूव करना चाहती है तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट है, और बीटिंग का मतलब वहीं उस पर उसी पोजीशन पर होल्ड रहने के लिए उस सिस्टम में। जैसे वाटर में आप होल्ड रहना चाहते हो तो आप बीटिंग करोगे, आप आगे बढ़ना चाहते हो या नाव को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फॉरवर्ड मूवमेंट आपको करना पड़ेगा। तो दोनों तरह के लिए दोनों फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल है। बट इन ऑल अदर फंगस, जो मैंने पहले भी बताया था, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो या ड्यूट्रो में जो मोर्टेलिटी है वो नहीं पाई जाती, ना ही उनके स्पोर्स में और ना ही उनके सेल्स में। तो फ्लैजिला केवल लोअर फंगस में पाए जाते हैं। ये एक सिंपल यूकैरियोटिक फंगल सेल का डायग्राम है। देयर इज नथिंग टू डू स्पेशल विद दिस दैट इट इज शोइंग अ फंगल सेल, इट इज बेसिकली अ यूकैरियोटिक सेल अदर देन द प्लांट। तो एक एनिमल सेल का ही जैसा इसके अंदर फीचर है, कुछ यूनिक फीचर जो है वो अलग से दिखाए गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में भी होता है, वैक्यूल भी होता है, ग्लाइकोजन भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर यानी कि जो है गोल्जी भी है, राइबोसोम्स भी हैं, एटीएस टाइप के राइबोसोम होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में 70s होंगे, वही न्यूक्लियस है, सेंटर में भी नहीं है, साइड में एनिमल सेल्स की तरह न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है, प्लाज्मोलेम है, सेल वॉल्स है, लोमासोम्स है, और भी जितने भी आप चाहें तो एक यूकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो फंगल सेल भी एनिमल सेल्स की जैसी होती है। एक डिफरेंस है, ऑफ कोर्स द मेजर वन व्हिच वी शुड नॉट फॉरगेट, so let me remind you also, the animal cells does not have a, again whenever I'm saying that the cells are exactly the same, so they are not exactly the same, there is a cell wall also which is made up of the chitin. So it is a major difference between the animal cells and the fungal cells, that they are acquired by the plant, the cell wall which is made up of the chitin, the polysaccharide.
Now we will discuss, since we are studying the thallus structure. So thallus केवल हाइफे या माइसीलियम नहीं है कि एक माइसीलियम जो वो अनलिमिटेडली केवल एक माइसीलियम की तरह ग्रो कर रहा है। माइसीलियम भी अपने आप को मॉडिफाई करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड। सपोज किसी सरफेस पर, जैसे किसी पत्थर पर फंगस को बने रहना है तो उसको फ्लैट माइसीलियम फॉर्म करना पड़ेगा। किसी फंगस को एंडोजोइक ग्रो करना है, किसी ऑर्गन के अंदर तक उसको जाना है तो उसको उसे पेनिट्रेट करना पड़ेगा। प्लांट डिजीज जितनी भी फंगस से होती है, मानो उसे जाइलम तक जाना है या स्टेम के अंदर पेनिट्रेट करना है तो उसे अपने माइसीलियम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, पेनिट्रेटिंग बनाना पड़ेगा कि वो अंदर तक जा सके। तो इसी तरह से अलग अलग मॉडिफिकेशंस हैं, अलग अलग प्रोजेक्शंस है माइसीलियम की। तो वो क्या मॉडिफिकेशंस ले सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक तरह की मॉडिफिकेशन होती है प्लेक्टेन काइमा। प्लेक्टेन काइमा एक तरह का टिश्यू फॉर्म करता है कि जो आपका हाइफे था वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ कि आपको लगेगा कि एक कॉम्पैक्ट थिक टिश्यू उसने फॉर्म कर लिया है। टिश्यू की बात करें, जैसे प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्स का मास टिश्यू कहलाता है। सिंपल टिश्यूज जैसे पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जैसे जाइलम या फ्लोएम। प्लांट में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी हैं या सिक्रेटरी टिश्यूज भी हैं। तो जो फंगस के टिश्यू हैं वो रियल टिश्यू नहीं, प्लेक्टेन काइमा में जो आपका माइसीलियम है, दैट माइसीलियम इज अरेंज्ड इन अ सच अ वे दैट इट सीम्स इट इज अ कॉम्पैक्ट थिक टिश्यू। माइसीलियम ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिया है कि वो टिश्यू की तरह दिखाई देता है। ठीक है, जैसे उसमें भी दो टाइप होते हैं। अभी हम प्लेक्टेन काइमा का डायग्राम देखेंगे तब हम समझ पाएंगे। प्लेक्टेन काइमा में माइसीलियम ने अपने आप को ऐसे अरेंज करा है कि वो ऐसा लगता है कि कोई प्लांट टिश्यू हो। और प्लांट टिश्यू में भी मेनली पैरेनकाइमा से रिजेंबल करता है कि बहुत सारे पैरेनकाइमा सेल जो है वो एक साथ आपस में अरेंज हो गए। तो देखो इसमें क्या होता है, प्रोसेन काइमा में, प्लेक्टेन काइमा भी दो टाइप का होता है। प्रोसेन काइमा में मानो ये एक माइसीलियम है, दिस वन, ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे है, ये तीसरा हाइफे है, ये चौथा हाइफे है। ऐसे पैरेलली हाइफे अरेंज हो जाते हैं, बहुत सारे हाइफे। अब क्योंकि हाइफे का कलेक्शन तो माइसीलियम ही कहलाएगा तो ये मॉडिफाइड माइसीलियम है जो प्रोसेन काइमा कहलाता है। किसी में से आप में से अगर पैरेनकाइमा पढ़ रखी है या आप पढ़ सकते हो, मैंने उसको एनाटॉमी प्लेलिस्ट में है, तो पैरेनकाइमा का एक मॉडिफिकेशन होता है प्रोसेन काइमा। प्रोसेन काइमा में लंबी लंबी पैरेनकाइमा आपस में पैरेलली अरेंज हो जाती है ऐसे। तो यहाँ ना तो पैरेनकाइमा है, यहाँ पर हाइफे है और वो हाइफे ऐसे अरेंज हो गए कि वो प्रोसेन काइमा लग रहे हैं। तो ये एक प्लेक्टेन काइमा टाइप ऑफ माइसीलियम है और उसमें भी प्रोसेन काइमा टाइप या प्रोसो प्लेक्टेन काइमा। ठीक है, तो प्लेक्टेन काइमा का एक टाइप प्रोसो जिसमें हाइफे आपस में पैरेलली अरेंज है। दूसरा टाइप दैट इज सूडो पैरेनकाइमा जो बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेनकाइमा ही लगता है। उसमें ऐसे होता है माइसीलियम, ये एक हाइफे, ये दूसरा हाइफे, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये काफी सारे हाइफे। तो ये इंडिविजुअल हाइफे जो सर्कुलर हो गए, ये ऐसा लगता है कि ये एक हाइफे नहीं, ये एक पैरेनकाइमा सेल है। और क्योंकि पैरेनकाइमा रेगुलरली अरेंज है तो ये कहलाता है हमारा सूडो पैरेनकाइमेटस, यानी ये फॉल्स अपीयरेंस कैसी दे रहा है, बिल्कुल पैरेनकाइमा की जैसी दे रहा है। तो जब कंप्लीटली फ्यूज होता है हाइफे एक दूसरे से और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई प्लांट टिश्यू है तो वो सूडो पैरेनकाइमा या पैराप्लेक्टेनकाइमा कहलाता है। और जब लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है तो वो प्रोसेन काइमा कहलाती है। लेट मी शो यू अ डायग्राम, देन वी विल अंडरस्टैंड इट। सी, ये बिल्कुल पैरेनकाइमेटस मास लगता है, ये सूडो प्लेक्टेनकाइमा है या सूडो पैरेनकाइमा है। यहां लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, ये एक हाइफे, ये दूसरा हाइफे, ये तीसरा हाइफे, चौथा। तो यहां हमें ये पैरेनकाइमा टिश्यू नहीं, यहां हमें ये प्रोसेन काइमा लग रहा है। तो ये दोनों ही प्लेक्टेन काइमा का एग्जांपल है। देखिए कभी कभी जो फंगस के माइसीलियम होते हैं वो टिश्यू लाइक अपीयरेंस ना देकर एक पूरा ऑर्गन लाइक अपीयरेंस ही दे देते हैं कि माइसीलियम ऐसे अरेंज हुए जो एग्जैक्टली एक ऑर्गन या एक आउटग्रोथ की तरह बाहर दिखे, जिसके डिफरेंट शेप या साइज होते हैं। एक और एक ऐसी ही आउटग्रोथ जो है वो स्क्लेटोरिया कहलाती है। हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा था। एर्गोट ऑफ राइस एक डिजीज है जो क्लेविसप्स परप्यूरा नाम की फंगस से होती है। एर्गोट ऑफ राई में क्या होता है, जैसे ये राई का प्लांट है तो राई के प्लांट में से इस तरह से एक मटर के जैसी, मटर के जो पोड होते हैं उनके जैसी ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर बाहर निकलती है। जैसे एग्जैक्टली ये हाथ में जो है ये वो आपका पर्टिकुलरली स्क्लेरोटिया। अब ये स्क्लेरोटिया जो है ये क्या है भैया, एग्जैक्टली ये फंगस है। एक फंगस जो खाने पर लगती है, एक फंगस जो अचार पर लगती है, एक फंगस जो बिल्कुल दिखती भी नहीं और एक फंगस ये जो इस वक्त इस हाथ में दिखाई दे रही है। तो सबके अपने माइसीलियम है, लेकिन हर माइसीलियम ने अपने आप को मॉडिफाई किया हुआ है। तो माइसीलियम की ही एक मॉडिफिकेशन है जो आपका
स्क्लेरोटिया या स्क्लेरोटियम, ये बेसिकली इस फंगस से बनती है, किससे? क्लेविसेप्स परप्यूरा से। जो डिजीज कॉज करता है एर्गोट ऑफ राई या एर्गोट ऑफ सेवरल अदर प्लांट्स। तो एर्गोट डिजीज कॉज करने वाली जो शेप है, ये जो पॉड लाइक शेप है, कभी कभी ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हमेशा ये पॉड लाइक हो। इस जो मॉडिफिकेशन ऑफ माइसीलियम है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिया। दिस इज स्क्लेरोटियम और स्क्लेरोटिया। तो ये भी एक मॉडिफिकेशन है माइसीलियम का, जो होता है बेसिकली इस फंगस से, इस फंगस के माइसीलियम है। कुछ और मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि आपका राइजोमॉर्फ या माइसीलियल कॉर्ड। कुछ फंगस आपने देखे होंगे जैसे कि लाइकन में भी रूट लाइक होते हैं, बिल्कुल जैसे रूट्स फैले हो, जैसे यहां साइड में डायग्राम इंक्लूड किया है मैंने। दीज आर गिविंग अपीयरेंस ऑफ द प्लांट रूट्स। ये रूट नहीं है, रूट होते तो ये इनके हर एक सेल जो है वो, उनको फूड मिलता फ्लोएम के थ्रू, वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, प्लांट सेल होते, तो उनके जैसे नहीं है, ये प्लांट रूट है नहीं है, ये क्या कहलाते हैं? माइसीलियल कॉर्ड कहलाते हैं या राइजोमॉर्फ कहलाते हैं। इनका नाम राइजोफॉर पड़ा इसलिए है कि रूट फॉर्म, रूट के जैसे। तो अब यहाँ पर माइसीलियम ने अपने आप को कैसे मॉडिफाई किया? उसने ना तो स्क्लेरोटियम बनाया, ना उसने प्लेक्टेन काइमा बनाई, उन्होंने खुद को रूट लाइक प्रोजेक्शंस में अरेंज कर लिया। तो इस केस में राइजोमॉर्फ में क्या होता है? जो हाइफे होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं लॉन्गिट्यूडनली इन द वैरिंग डिग्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी। थिकनेस वेरी कर सकती है, लेंथ वेरी कर सकती है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो रूट के जैसा दिखाई देता है। तो इसे राइजोमॉर्फ कहते हैं या माइसीलियल कॉर्ड कहते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे आपका आर्मिलेरिया, ठीक है, या ब्रूनियो कॉर्टिकम, ये कुछ ऐसे हैं, या आपका जो हॉर्स हेयर फंगस है मेरास्मिस्किस क्रेनिस इक्यू, ये 3 एग्जांपल हैं जो राइजोमॉर्फ या माइसीलियल कॉर्ड को फॉर्म करते हैं। तो ये भी एक माइसीलियम का मॉडिफिकेशन है। ऑस्टोरिया एक बहुत ही कॉमन प्रोजेक्शन है माइसीलियम का। ये उन्हें तब करना पड़ता है जब उन्हें होस्ट को पेनिट्रेट करना हो। जैसे मान लीजिए कोई लीफ है, लीफ के अंदर तक फंगस को पेनिट्रेट करना है, तो उसे प्लांट सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोजेक्शंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्शंस वो अपनी बनाती है, वो कोशिश करती है कि वो एपोप्लास्ट एरिया तक ही रहे, यानी होस्ट एरिया जो है एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल का जो एरिया वो एपोप्लास्ट कहलाता है। तो होस्टोरिया जो है मैक्सिमम एपोप्लास्ट तक पेनिट्रेट करते हैं, रेयरली वो साइटोप्लाज्म तक जाते हैं न्यूट्रिशंस को लेने के लिए। तो इंडिविजुअली सेल लेवल तक नहीं, वो टिश्यू लेवल तक पेनिट्रेट करते हैं प्लांट को। तो पेनिट्रेशन बॉडी ऑफ द माइसीलियम कि मानो किसी लीफ पर, इस लीफ पर आकर एक फंगस आ गई, उस फंगस का जो थैलस है वो अभी ऊपर की तरफ ही है केवल। अब वो थैलस धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा और थैलस अपने आप को आउटग्रोथ बना रहा है, तो खुद माइसीलियम की आउटग्रोथ जा रही है। ये इस चीज में इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे आगे हम एप्रोस्पोरियम पढ़ेंगे, वहां अलग से बॉडी बनती है, यहां माइसीलियम अंदर तक जा रहा है। तो देखो मैं टिश्यू ड्रॉ करता हूं, ये लीफ है सपोज, एपिडर्मिस, स्टोमेटा होते हैं कुछ, ये भी एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स। जब मैं प्लांट सेल ड्रॉ कर रहा हूं तो उनका एपोप्लास्ट एरिया भी अंडरस्टैंडिंग सी बात है, और उनका सिम्प्लास्ट एरिया भी है। यहां कोई फंगस आ गई, उस फंगस ने अपना माइसीलियम बनाना फॉर्म किया, नया माइसीलियम जो होस्टोरिया कहलाएगा। तो माइसीलियम की ही मॉडिफिकेशन है। पहले हाइफे इस तरह से अरेंज थे बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर, अब कुछ नए हाइफा अंदर ग्रो होने लगे। वो कुछ नए हाइफा जो अंदर ग्रो हो रहे हैं वो भी तो माइसीलियम का ही पार्ट है, कोई अलग से कोई बॉडी तो बनी नहीं। तो माइसीलियम धीरे धीरे अंदर जाने लगा, ये इस तरह से अंदर आने लगा, कॉर्टेक्स तक आ गया माइसीलियम। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, एपोप्लास्टिक लिया है। होस्टोरिया यहां आकर यहां के न्यूट्रिशंस को लेने लगा। तो इस फंगस ने अपना एक प्रोजेक्शन अंदर भेजा। ये जो प्रोजेक्शन या अपेंडेजेस जो होते हैं, द अपेंडेजेस और द पोर्शन ऑफ द पैरासिटिक फंगस, ज्यादातर पैरासिटिक फंगस ही शो करती है ये चीज, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करना चाहेगी न्यूट्रिएंट जिस दूसरे बॉडी पर वो रह रही है, जिस होस्ट पर। तो ये जो प्रोजेक्शंस अंदर गए, इन्हें हम होस्टोरिया कहते हैं। यहाँ एक रियल डायग्राम दिखाया गया है, ये होस्टोरिया है जो अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये इनका होस्ट बॉडी है, इसके अंदर ये जा रहे हैं होस्टोरिया। तो होस्टोरिया बहुत ही एक कॉमन बॉडी है। फंगस का मॉडिफिकेशन हमेशा याद रखिएगा, सॉरी माइसीलियम का, एक माइसीलियम जो पहले कहीं भी था वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू करता है अंदर की तरफ। तो वो माइसीलियम जो नया माइसीलियम बन रहा है, ना कि कोई अलग से बॉडी, एक माइसीलियम जो आगे मॉडिफाई कर रहा है इंटरसेलुलरली, सेल्स के बीच में जा जाकर, वो हमारा होस्टोरियम कहलाता है। तो ये होस्टोरियम जो है ये एक लैटिन वर्ड से बना है, हॉस्टर से, जिसका मतलब होता है वन हु ड्रॉज और ड्रेन्स और ड्रिंक्स टू द न्यूट्रिशंस और व्हाटएवर बी अवेलेबल इन द होस्ट सेल। तो केवल प्लांट में नहीं, एक पैरासिटिक फंगस एनिमल्स में भी होस्टोरिया फॉर्म कर सकती है, किसी डेड डिकेइंग मटेरियल पर भी
होस्टोरिया फॉर्म कर सकती है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए। और खासकर जो पैरासिटिक एल्गे होते हैं ज्यादातर वो ही होस्टोरिया को यूज करते हैं, क्योंकि वो उस बॉडी को अंदर ले जाना चाहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। एपरेसोरिया जो होते हैं, या सिंगुलर वर्ड की बात करें एपरेसोरियम, ये भी एक जो है प्रोजेक्टिंग बॉडी है, किसकी तरह, होस्टोरिया की तरह। होस्टोरिया प्रोजेक्टिंग बॉडी तो था, एक तरह का अंदर जा रहा था प्रोजेक्शन, लेकिन वो माइसीलियम ही जा रहा था। यहां पर माइसीलियम जो है वो प्रोजेक्टिंग जो है प्रोजेक्शन नहीं शो कर रहा, यहां पर अलग से एक बॉडी प्रोजेक्शन शो करती है। एपरेसोरिया जो है वो होस्टोरिया की तरह ही प्रोजेक्टिंग बॉडी है। मानो किसी टिश्यू पर, ये कोई प्लांट सेल हो सकती है, कोई एनिमल लीफ या कुछ भी हो सकता है, ये लीफ हो सकता है, एनिमल सेल हो सकती है। यहां पर कोई माइसीलियम आ गया, ये माइसीलियम है ऊपर फंगस का, ये माइसीलियम में मानो एक सेल है कोई, ये फंगस के माइसीलियम में सेल है। इस सेल में से जर्म ट्यूब निकलती है बाहर, वो जर्म ट्यूब आगे तक जाती है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। फर्क देखिए होस्टोरिया में, होस्टोरिया में माइसीलियम से आगे जा रहे थे कि नई सेल्स डिवाइड करके पेनिट्रेटिंग बॉडी होस्टोरिया बना रही थी, लेकिन यहां माइसीलियम वही है। माइसीलियम की कोई एक सेल अपनी जर्म ट्यूब आगे भेज रही है पॉलन ट्यूब की तरह। वो जर्म ट्यूब माइसीलियम नहीं है, वो जर्म ट्यूब एक बॉडी है, और वो बॉडी क्या है, एपरेसोरिया। तो वो एपरेसोरिया जो है, और जो है ये प्लांट पैथोजेनिक फंगस में ज्यादा देखते हैं, देखिए प्लांट पैथोजेनिक में मिलेंगे ज्यादातर। तो थोड़ा सा फर्क है होस्टोरियम में और एपरेसोरिया में। एपरेसोरिया भी जो है वो पेनिट्रेटिंग बॉडी है, जो पेनिट्रेट करते हुए अपने होस्ट के सरफेस से अंदर तक जाते हैं और न्यूट्रिशंस को लेकर आते हैं। तो ये स्वॉलन टिप है, जर्म ट्यूब है एक तरह की, ऑफ माइसीलियम और माइसीलियम। तो यहां ये ना सोचे माइसीलियम जा रहा है, दोनों चीजें लिख दी उन्होंने। स्वॉलन टिप ऑफ द जर्म ट्यूब, की जर्म ट्यूब की टिप जा रही है, या खुद जर्म ट्यूब जा रही है, या माइसीलियम की स्वॉलन टिप जो आगे तक जा रही है। माइसीलियम आगे नहीं जा रहा, वो कहलाता है एपरेसोरिया, या सिंगुलर जो है वो एपरेसोरियम। तो ये भी इनका काम सेम है होस्टोरिया की तरह, ये न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं अपने होस्ट से। हाइफल ट्रैप जो होता है, हाइफल ट्रैप क्या करते हैं, जो प्रेडिशियस फंगी होती हैं, जो शिकारी फंगस होती हैं, वो कई बार अपने माइसीलियम को, ये एक नॉर्मल माइसीलियम है, उनके माइसीलियम से कुछ इस तरह से कैचिंग बॉडी बना लेंगी वो यूं। ये कैचिंग बॉडी बना ली उन्होंने निमेटोड्स के लिए। ज्यादातर निमेटोड को खाने वाली फंगस होती है, या कुछ छोटे एनिमल, कुछ प्रोटोजोआ, उनको खाने वाली जो फंगस होती हैं, वो अपने माइसीलियम से स्पेशल ट्रैप बनाती है, एक जाल, जिसे हम हाइफल ट्रैप कहते हैं। हाइफल ट्रैप जो ट्रैप कर लेगा आने वाले ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को। एक एग्जांपल है परप्यूरोसीलियम, ठीक है, ये बायोनिमेटिसाइड की तरह यूज करी जाती है। मानो आपके पेड़ पर बार बार आकर कोई निमेटोड्स उसको खराब करता है, तो ये फंगस उस पर ग्रो करा दो, ये प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगी, उस निमेटोड को ये खा जाएगी। ये कहलाता है हाइफल जो है ट्रैप। और कभी कभी माइसीलियम, मानो ये कोई माइसीलियम था, तो ये जानबूझ के अपनी एक प्रोजेक्टिंग बॉडी बनाता है। उसका काम प्रेडिशियस की तरह नहीं रहेगा, हाइफल ट्रैप की तरह। इसका काम यह है कि कल को जब कोई फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, तो वो इसी में बनेगी। तो एक खाली कमरा रिजर्व कर लेना, फंगस का माइसीलियम है, वो अपने लिए एक खाली कमरा रिजर्व कर ले और उसमें किसी एनिमल को ट्रैप ना करे, उससे वो स्पोर बनाए, ठीक है, या सॉलिड बॉडी बनाए, अलग से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाए, वो जो प्रोजेक्शन है वो स्ट्रोमा कहलाता है। तो स्ट्रोमा और हाइफल ट्रैप सिमिलर है लगभग, फंक्शन अलग है। ये कैचिंग यानी प्रेडेशियस फंगी में है, ये हर एक फंगस में होता है स्ट्रोमा, वो पार्ट जहां से फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगे। तो यहाँ इस डायग्राम में बायोलॉजी डिस्कशन से मैंने वेबसाइट एक डायग्राम लिया है, तो इसमें सारे जो है मॉडिफिकेशन दिए गए हैं, ये आप नोट्स में भी देख सकते हो। यहाँ जो मैंने नोट्स डाले इनमें, ये होस्टोरियम है, फिंगर लाइक होस्टोरियम, ठीक है, ये भी होस्टोरियम अलग अलग शेप के। ये जो है हमारा ट्रैप है, ठीक है, और ये एप्रेसोरियम है, ये स्ट्रोमा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्ट्रोमा, इसमें कोई ट्रैप नहीं है। स्ट्रोमा से जो है बॉडीज निकलेंगी, फ्रूटिंग बॉडी बन सकते हैं, स्पोर बन सकते हैं, इसे हम स्फेरिडियम भी कहते हैं। स्ट्रोमा को हम स्फेरिडियम भी कहते हैं। ये हमारा स्क्लेटोरियम है जो हमने पढ़ा था पहले ही, और यहां जो है ये ट्रैप है हमारा, हाइफल ट्रैप जिसे हम कहते हैं। तो नीचे नॉर्मल माइसीलियम है और ये हाइफल ट्रैप है। सो दिस इज अबाउट द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस।